बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे, वीकेंड आपका अच्छा गुजरा होगा। मौसम शहर का बेहतर है और आगे गर्मी की शिद्दत के हवाले से प्रेडिक्शन की जा रही है, हीट वेव की कहीं बात की जा रही है। सो मोहतात रहें, एहतियात करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। शहर में आज से पोलियो मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन 2 कतरों की अहमियत को समझें, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। अदरवाइज़ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो मसला हो सकता है, स्टिल है भी। पूरी दुनिया पोलियो फ्री जहाँ हो चुकी है, वहाँ पर बारहा हमने जब दूसरे ममालिक में जाना होता है तो बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में सिर्फ मुझे नहीं समझ आती बहुत सारे लोग जो कि बार बार रजिस्ट करते हैं, उसकी वजह क्या है। ऑल्दो आप ये 2 कतरे बच्चों को पिला के भी देख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा बीमार है, बुखार है, वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू है। नहीं जी, आप बुखार की सूरत में, नज़ला ज़ुकाम की सूरत में, खांसी की सूरत में अगर ये 2 कतरे पोलियो के पिला देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, ये बिल्कुल सेफ हैं। सो अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं ज़िंदगी भर की माजूरी से, तो आपको लाजमी ये 2 कतरे पोलियो के अपने बच्चों को पिलाने होंगे ताकि आप इस मर्ज से, इस ज़िंदगी भर की माजूरी से अपने बच्चे को महफूज बना सकें। हम जी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे ख़बरों से और 11 बजे इंशाल्लाह हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। शहर में बहुत बड़ी सूरत हाल जो है वो बिगड़ी हुई है जी इस टाइम, क्योंकि डॉक्टर सरापा एहतजाज। शहर की ओपीडी से हमें खबर ये मिल रही है कि ओपीडीज बंद हैं। सो सरकारी अस्पतालों की अगर ओपीडीज बंद हैं तो अंदाज़ा कीजिए कि इस टाइम शहर में कितना बड़ा मसला है। दूर दराज से सुबह के टाइम अगर आप जाएं सरकारी अस्पतालों में, म्यू, जनरल, गंगाराम, जिन्ना अस्पताल, लंबी कतारें होती हैं। इवन चिल्ड्रन हॉस्पिटल। सो वो लोग जो कि दूर दराज दूसरे शहरों से, शाहदरा से लोग चिल्ड्रन हॉस्पिटल आते हैं, अच्छा खासा डिस्टेंस है जो तय करके लोग आते हैं। तो आके यहाँ आपको पता चलता है जी आउटडोर बंद है, एहतजाज चल रहा है, हड़ताल चल रही है। डॉक्टर्स बहुत हम देखते हैं कि कम इमरजेंसी में सिर्फ देख रहे होते हैं, हड़ताल की वजह से बाकी डॉक्टर्स भी जाके, सीनियर डॉक्टर्स भी अपने कमरों में होते हैं। खैर, उस सूरत हाल से भी आपको अपडेट करेंगे। अपने रिपोर्टर्स की तरफ चलते हैं। शाहिद सिप्रा साहब और इमरान यूनस ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और माशाल्लाह से हमारे दोनों रिपोर्टर्स जो हैं, इनके बच्चे भी हैं, तो पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक उनकी एज थी तब तक तो पिलाते रहे। 5 साल की उम्र तक के बच्चों हाँ, तब स्कूल में भी होता था तो वो एक सर्टिफिकेट आता था घर पे कि आप अपने इजाज़त दें, इजाज़तनामे के टाइप इस तरह का कुछ बना होता था। हमने हमेशा उसको करके दिया है। देखें, कभी कोई रिएक्शन हुआ बच्चों को? नहीं, कभी नहीं हुआ। पता नहीं क्यों लोग ये समझते हैं। असल ना बेसिकली इस कैंपेन जो पोलियो मुहिम है ना, वो एक हमारे मुल्क के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से इसको कंट्रोवर्सी किया गया और वही चीज़ चलती 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 जो है उन्हीं इलाकों से मुंसलिक कुछ लोग यहाँ आबाद हैं तो वो भी रिएक्ट करते हैं। और मुझे ये बताएं, रियासत या हुकूमत या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट कब चाहेगा कि किसी का नुकसान हो? बिल्कुल भी नहीं, तो कभी भी नहीं ना। हमेशा रियासत तो फ़ायदे की बात करेगी, चाहे वो उसमें कामयाब हो या नाकाम ठहरे, वो एक बात का मसला है। अवामुन्नास उनके साथ हूँ ना हूँ वो एक अलहदा मसला है। लेकिन पोलियो कैंपेन हर 6ठे महीने 9वें महीने जाकर जो चलाई जाती है, बुनियादी तौर पर एक सा मकसद भी यही होता है कि ये ऐसी एक बीमारी है, खुदा ना खास्ता कि आपका सेहतमंद बच्चा अगर माजूरी की तरफ चला जाए तो वो सारी ज़िंदगी का रोग बन गया, सारी ज़िंदगी का रोग बन गया और फिर लाइलाज हो गया। इसलिए मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप देखें मुख्तलिफ जगह पे कैंप्स हैं, जाना चाहिए जी। लोग तो मैंने यहाँ देखा है कि बच्चा जब पैदा होता है तो जो कुछ वैक्सीनेशन होती हैं उससे भी अवॉइड करते हैं, हालांकि वो बहुत ज़रूरी हैं। हिफाजती टीके जिनको आम जुबान में बोला जाता है वो होनी चाहिए। लेकिन चलें, हर बंदे का अपना है। मेरा ये मानना है कि रियासत अगर कुछ करना चाह रही है या आपके फ़ायदे की कुछ बात कर रही है और स्पेशली मेडिकल के हिसाब से या सेहत के हिसाब से, तो हमें उसको अपनाना चाहिए, हमें उनके साथ खड़े होना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इमरान यूनस जी बिल्कुल, अगर हम बात करें पोलियो के हवाले से, इस मर्ज़ के हवाले से मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो लोग अपने बच्चों को वैक्सीन जो है वो नहीं करवाते, वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं करते बल्कि वो मुल्क का भी नुकसान करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ममालिक पोलियो फ्री नहीं हैं उन पर कई किस्म की पाबंदियाँ जो हैं वो होती हैं और पाकिस्तान जो है वो भी उस फहरिस्त में शामिल है जो अभी तक पोलियो फ्री जो है वो नहीं हो पाया। कुछ अर्सा जो है बेहतर सूरत हाल होती है और उसके बाद फिर कहीं से नमूने जो हैं वो पॉजिटिव आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम रेड लाइन में जो हैं वो आ जाते हैं।
तो शहरियों से गुजारिश है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, ये बल्कि उनके बच्चों पर एहसान है हुकूमत का, मैं तो यही कहूँगा। खैर अल्लाह ताला हर बीमारी से महफूज रखे, लेकिन जहाँ पर इदारे अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं वहाँ पर लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो अदा करनी चाहिए। जबरदस्त कैंपेन चलाई जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि एक दो दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैं क्योंकि घर जाती हूँ 1 बजे तक, तो वो मैंने उनको कहा था कि जब तक मैं आऊँ ना बच्चों को आपने ड्रॉप्स नहीं पिलाने, वो दोबारा विजिट करते हैं। बिल्कुल ऐसे है, अगर आप उन्हें ये कह दें कि बच्चा स्कूल में है या कहीं गया हुआ है तो वो टीम जो है वो दोबारा आती है, उनका फॉलोअप जो है बहुत अच्छा होता है। वो बेचारे गर्मी में, शदीद गर्मी में वो लोग जो है वो डोर टू डोर जाते हैं और तमाम कैंपेन को जो है वो हर तरह से मुकम्मल करते हैं। फिर उनकी वेरिफिकेशन भी होती है, वेरिफिकेशन एक बार नहीं होती, तमाम टीमों की 2 बार होती हैं। चूंकि हमारे एरिया में जो टीम आती है उनको पता है कि मैं सिटी 2 में हूँ, तो आप यकीन जाने कि वो खुद बताते हैं कि 2-3 बार हमारी इंस्पेक्शन जो है वो होती है। तो आप बता दीजिएगा उन्हें कि हम आए थे। मैं जब कहता हूँ कि जी हम बता देंगे, वो कहते हैं जी 1 बार नहीं, ये 2 से 3 बार इंस्पेक्शन जो है वो होती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर इस बीमारी को ख़त्म करना है तो ये बीमारी सिर्फ अदारती तौर पर ख़त्म नहीं होगी, लोग जो है वो भी अपना इसमें रोल प्ले करेंगे, तो फिर ये पोलियो से के मर्ज से जो है वो जान छुड़ाई जा सकती है। और अब महकमा सेहत जो है और साथ ज़िले इंतज़ामिया जो है, चूँकि आज से कैंपेन शुरू हुई है और तमाम वैक्सीन और लॉजिस्टिक्स जो है वो तमाम तर मुकम्मल हो चुके हैं और ये मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है, तो लोगों को मेरे ख्याल से इसमें पॉजिटिव रोल जो है वो अपना प्ले करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी बात काट रहा हूँ, जिस तरह इन्होंने मुल्क की सतह पर बात की, आज से लाहौर में और दीगर मकामात पर जो आज़मीन हज हैं उनके लिए पोलियो, गर्दन तोड़ बुखार और बाकी जो कोविड की वैक्सीनेशन शुरू की गई है। आप मुझे बताएं कि इमरान वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर यहाँ से आपने बैरून मुल्क ट्रैवल करना है, सऊदी अरब जा रहे हैं ना, बिल्कुल, जहाँ पे लाखों की तादाद में लोगों ने इकट्ठे होना सर, उनको तो वो तो एयरपोर्ट पे लाजमी पिला देते हैं ना। तो अभी आपको क्यों, किस लिए क्या कहा गया है कि आप ये पी कर आए? बुनियादी तौर पर यही मसला है कि हम पोलियो फ्री नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ मुल्क की सतह पे या एक ख़ानदानी सतह पे देखने की बजाय हमें बैनुल अक़वामी सतह पे जाकर देखना है कि हमारे मुल्क में अगर इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो हमारे दीगर ममालिक जो हैं वो हम पे किस तरह असरअंदाज होते हैं, हमारी बाकी पॉलिसीज़ पे किस तरह असरअंदाज होते हैं। ऐसे में लोगों को साथ देना चाहिए। देखें, आपको सहूलत डोर टू डोर मिल रही है, घर बैठे एक चीज़ मिल रही है, तो इस पर रद्द अमल देना या उस पर रिएक्ट करना ये मुनासिब। यही जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आपको करवानी पड़ेगी ना वैक्सीनेशन, फिर पता चलता है। नहीं, लोगों के पता थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात ये होते हैं कि कोल्ड स्टोरेज चेन को आपने उस तरह से बरकरार रखा नहीं रखा। तो भाई बंदा लगवा, मैं हमेशा ये करता हूँ जब भी वो पोलियो वैक्सीनेशन वाले जब हमारे घर में आते हैं, मेरे भाई हैं उनके भी बच्चे हैं, तो वो जब आते हैं मैं स्पेशली बाकायदा खुद चेक करता हूँ। हर बंदा पढ़ा लिखा है, वो एक्सपायरी डेट तो पढ़ सकता है, हम उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं, फिर देखते हैं आया कि वो जिस बॉक्स में उन्होंने रखी हुई है उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन है कि नहीं, ये तो हर बंदा देख सकता है। और वो दिखाते भी हैं कि जी आप चेक कर लें, आपके सामने डिब्बे से वो निकालेंगे और उसका टेम्परेचर आप चेक करें। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, रिफ्यूज बिल्कुल नहीं करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को जिंदगी भर की माजूरी से, क्योंकि हम यहाँ पर बिठा के माहिरीन की बहुत दफा राय ले चुके हैं कि हर बीमारी आज है, इसका इलाज भी कोई नहीं है, ये काबिल इलाज नहीं है, जिंदगी भर की माजूरी आपके बच्चे की वो किस्मत में आ जाती है। सो पेरेंट्स की ये गलती होती है, पेरेंट्स इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो प्लीज़ इसको नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, खबरों से आगाज़ करेंगे, बाकायदा तौर पर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। शहर के अस्पतालों के आउटडोर्स इस वक्त बंद हैं, हड़ताल है, आज 15वां रोज़ है और मुसलसल कल मेरा मॉल रोड पे जाना भी हुआ और पूरा रास्ता बंद किया हुआ था, सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, एहतजाज वहाँ पर जारी था। समझ ये नहीं आ रही है कि आज मुसलसल 15वां रोज़ और यहाँ मुज़ाकरात करने के लिए कोई नहीं आ रहा। अब पता नहीं इशू क्या है जो हल होने के नाम ही नहीं ले रहा। एहतजाज जिस वजह से कर रहे हैं, रीज़न जो है वो सभी लोगों को पता है, मिनिस्टर साहिबान भी हैं, सीएम साहिबा का उसके बिल्कुल पास दफ्तर है, वहाँ से अच्छी खासे हर रोज़ लोगों का आना जाना लगा रहता है, बट वहाँ खड़े होकर बातचीत करना और मसले का कोई हल निकालना, अब मसला वो कहते हैं ना सर से पानी गुजर गया, क्योंकि अब अस्पतालों में आउटडोर बंद है। मतलब आपके इंतहाई अहम हॉस्पिटल PIC आउटडोर रूटीन की अपनी चेकअप के लिए अगर कोई आ रहा है, अपनी कोई दवाई लेने के लिए आ रहा है, आपको पता चल रहा है जी आउटडोर बंद है, यहाँ पे हड़ताल है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, गंगाराम अस्पताल, क्या करेंगे मरीज, कहाँ जाएंगे? शायद सिप्रा साहब देखें, ये जो मामला चल रहा है ना, इस पे मैं दोनों को कसूरवार ठहराऊंगा। इसमें आपकी पंजाब गवर्नमेंट भी
और उसके साथ जो मसीहियाई किरदार अदा करने वाले जो डॉक्टर्स हैं जो कि अपना ये किरदार अदा नहीं करते उनको भी। मुझे बताएं कि आपने एक प्लेटफॉर्म बना लिया है हेल्थ ग्रैंड अलायंस के नाम से, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल कर लिया, बाकी जितने उनके शोबाजात हैं उनके लोगों को शामिल कर लिया, और आज 2 हफ्ते होने को हैं वो लोग माल रोड शहर की अहम तरीन शाहराह आपका ऐवान उसके सामने बैठे हुए हैं और वो बंद करके करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद रिएक्शन क्या हुआ कि आउटडोर भी बंद करवा बैठे। माजरत, हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। शहर भर में इलाज मुआलजा इस वक्त मुतासर है। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स में डॉक्टर्स ने हड़ताल कर रखी है और इसके साथ साथ बदस्तूर 15वें रोज भी आज धरना मॉल रोड पर जारी है। अब इसका हल निकाल लेना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अब तो पानी सर से गुजर गया। अब अस्पतालों के अगर आउटडोर बंद हो गए हैं तो बस इसके बाद तो ऑप्शन कोई नहीं रह जाती। शायद सिप्रा साहब आप देखें ऑप्शंस मौजूद है, सेकंड ऑप्शन पे जाए ना। माजी में डॉक्टर्स ने जब हड़ताल की थी तो आपने पाक फौज से ली थी ना सर्विसेज, उस वक्त हॉस्पिटल्स को चलाया था। अवामुन नास की अगर बात करें या उनके इलाज मुआवजे की बात करें तो रियासत के पास तो और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि इन लोगों को टेबल पे बिठाना चाहिए, मजाकरात और डायलॉग्स का रास्ता अपनाना चाहिए, बजाय कि आप मजाहमत करें, आप उन पे पानी फेंकें या उनको जबरदस्ती वहां से उठाने की कोशिश करें या जो माल रोड मसले को हल करें। हाँ, उसको बैठे उनसे बात करें। देखें होता मसला क्या कहाँ पे आता है कि आपने जो बैनर्स अवेजा कर रखे हैं ना, और बहुत सारे जो वहाँ पे मुतालबात जिनका कहा जा रहा है कि ये मुतालबे होने हैं, जब टेबल पे बैठेंगे तो बहुत सारे मुतालबात ये नहीं होंगे, बहुत सारे पसे पर्दा चीजें और आ जाएंगी, और जब टेबल पे बात होगी तो फिर वो किसी तरफ और चली जाएगी बात। अच्छा, ये इनका निजकारी के खिलाफ है कि निजकारी भाई होने दे। मैं तो ये कहता हूँ कि निजकारी अगर होती है तो सिस्टम में कुछ ना कुछ बेहतरी भी आती है। उसकी क्या वजह है कि आपको मराहत अच्छी मिलती है। एक डॉक्टर है जिसको सरकारी सतह पे अच्छी मराहत मिल रही है, अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो उससे ज्यादा अच्छी मराहत देगा, लेकिन इससे 100% काम भी आपसे लेगा, 100% काम भी आपसे लेगा। जब आपको काम करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर के तहत, ये इश्यूज उस वक्त आते हैं। यहाँ पर तो एक बंदे की जरूरत है, 3-3 डेजिग्नेशन हमने क्रिएट किए हुए हैं, उस पर 3-3 ओहदों पे एक ही जगह पे एक ही काम करने वाले को 3-3 4-4 बंदे हमने बिठाए हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर एक ही बंदे को रखेगा जो वहां पे वो काम करेगा बैठ के। इनको तहफुजात यही हैं कि जो ये इतना सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर इसको प्राइवेट किया जाता है या निजकारी इसकी कर दी जाती है, और आने वाला जो बंदा होगा जो इसकी खरीदारी करेगा, इसको खरीदेगा, उसको तो लिमिटेड वसाइल में रहकर उसने काम करना है और सर्विसेज उसने ज्यादा देनी है। तो इस बुनियाद पर इनको ये तहफुजात हैं जो बज़ाहिर नजर आ रहे हैं, जो मैंने भी कुछ इंटरव्यू सुने हैं खवातीन के भी, कि हमारी नौकरियों को खतरा है। भाई अगर आप डॉक्टर हैं और अगर नर्सिस में हैं या पैरामेडिकल स्टाफ में आप लोग शामिल हैं, अगर काम इस वक्त जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी को खतरा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी करेंगे तो कौन आपकी नौकरी से निकालेगा? ऐसा नहीं काम कर रहे हैं तो फिर क्या खतरा हो सकता है? इमरान देखिए जी, शायद सिप्रा साहब जिस तरह बता रहे हैं कि हुकूमत को सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, पाक फ़ौज की खिदमत ले। ओ भाई, पाक फ़ौज को आप रहने दें, उसको मुल्क की हिफाजत तक रहने दें। पहले भी मुख्तलिफ इदारों में जो है इतना बड़ा इनके रिटायर्ड ऑफिसर ही बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से यूथ को तो वैसे मौका जो है वो नहीं मिलता खैर इदारों में आने का। अच्छा, बात की जाए इस हवाले से, देखें इसमें और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। इसमें उस वक्त जब डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया था, आपके हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी तक बंद हो गई थी, और उस वक्त क्या ऑप्शन था हमारे पास कि आप डॉक्टर्स को लाए फौज से, उनको बिठाया और उनसे काम चलाया। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स नहीं आ सकते ना। आप बात कर रहे हैं, मैं और बात कर रहा हूं। आप अपनी नाअहली फिर बताएंगे, हुकूमत अपनी नाअहली बताएगी ना कि वो कंट्रोल नहीं कर। मामला नहीं, इसको आप इस मामले में ना, इस मामले में जिस तरह शाहिद सिप्रा साहब ने कहा, मैं भी इस बात को सेकंड करूंगा कि दोनों की जिम्मेदारी है। भुगतना तो अवाम को पड़ रहा है ना। ओपीडीज बंद हुई हैं, अब क्या होगा, ये इमरजेंसियां भी बंद कर देंगे, और कई हॉस्पिटल में बंद हुई हैं, कई हॉस्पिटल में कुछ वक्त के लिए बंद हुई। एक और चीज, जब हड़ताल चल रही होती है ना तो इमरजेंसी में भी लिमिटेड ही काम भुगत कौन रहा है? भुगत कौन रहा है? आवाम भुगत रही है ना। ये हुकूमत भी जिम्मेदार है इसकी, और ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस भी जिम्मेदार है। हुकूमत इसलिए जिम्मेदार है कि देखे, हुकूमत का काम है कि वो इदारों को चलाए। हुकूमत के पास फंड्स की कमी नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है, और पॉलिसी साजी की भी कमी नहीं है। कुछ भी चाहे ये कर सकते हैं। इनकी नाअहली ये थी कि ये हेल्थ के शोबे को सही तरह नहीं चला सके। ठीक है, अब आ जाए आप ग्रैंड हेल्थ अलायंस की तरफ। इनको मसला क्या है? देखें, मैं या शाहिद सिप्रा साहब काम नहीं करेंगे सिटी 42 में,
हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, खबरें नहीं देंगे, ठीक है, obviously आप फील्ड रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, तो हमारा हक ही नहीं बनता इस इदारे में रहने का, हमें तो निकाल देना चाहिए ना। ओ भाई, जब आप लोगों ने काम करना है तो फिर आप लोगों को तकलीफ क्या है? नहीं निकालेंगे आपको, आप अपना काम करें, अपनी जगह बनाएं। अब इनको डर है कि जो लोग काम नहीं करेंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा। वैसे ही मुफ्त की रोटियां खाने के ये आदी हो चुके हैं ना। आपको पता कि यहाँ 8 घंटे इनके पूरे नहीं होते हॉस्पिटल्स में, ये जनाब वहां से आधा आधा घंटा पहले ही चले जाते हैं। नॉर्मली होना क्या चाहिए, मैंने खुद सरकारी हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी में आना, मैंने खुद देखा है कि वहां पर स्टाफ अभी आता नहीं है अगली शिफ्ट का, पहली शिफ्ट वाले शिफ्ट छोड़ के चले जाते हैं। लिटरली मैं चशमदीद गवाह हूं इस चीज का कि वो कहते हैं जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर 1 घंटे का गैप होता है, आप किसी हॉस्पिटल चले जाएं, वटएवर, वो शेख ज़ैद है, जर्नल है, जना सर्विसेज है, कम से कम 1 घंटे का गैप होता है इन शिफ्ट में। क्यों? वो जी अगला स्टाफ आएगा तो वो देखेगा। ओ भाई, तब तक पेशेंट क्या मर जाए? बिल्कुल। अच्छा, ये लोग जो है, बंदा इनसे पूछे तो सही, भाई आप लोगों को तकलीफ क्या है? देखें, इदारे सही काम नहीं कर रहे थे, इन्होंने सोचा कि चले जी इनको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, वो बेहतर कर देगा। और प्राइवेट सेक्टर हमेशा इदारों को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करता है और किसी हद तक चला भी देता है। इनको असल मसला पता है क्या है? ये बड़े बड़े डॉक्टर्स को मसला नहीं है सिर्फ ग्रेड 2, 4, 5, 6, इन लोगों को मसला है कि भाई जब प्राइवेट सेक्टर के अंदर दे दिया जाएगा फिर ये हमें निकाल देंगे। बिल्कुल। लेकिन जब भैया आप काम करोगे, आपको क्यों निकाला जाएगा? अच्छा, मुझे लगता है ये मरीजों की जेब पे ज्यादा बोझ है, मरीजों को इस पे ज्यादा एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि वो मरीज क्या एहतजाज सस्ता इलाज नहीं देगा। अगर ठेकेदार के पास जाता है, प्राइवेटाइज करते हैं, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, वो तो कोई फार्मूला बनेगा ना। अगर हम उस तरफ चले जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रही है, निजकारी क्यों हो रही है, नहीं, आप मुझे खुद बता दें, गरीब आवाम पे बोझ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? देखें, नहीं बढ़ेगा। देखें, गवर्नमेंट कुछ इस तरह के लाए अमल बनाएगी। अच्छा, गरीब आवाम पे बोझ बढ़ेगा, बैठे 100 बंदा है माल रोड दे, उन्होंने बोझ बनया पिया है। अवाम पे बोझ बनेगा, कुछ कोई लाए अमल कुछ इस तरह का बनेगा तो सारा कुछ होगा। मुझे बताएं, ये आप पावर सेक्टर की निजकारी करने जा रहे हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। उसकी क्या वजह है कि वो इतना बड़ी इंडस्ट्री है, वो प्राइवेट सेक्टर नहीं चला सकता ना। हम बैठे यही कह रहे हैं कि निजकारी तो होनी नहीं चाहिए। पहली बात हमने यही की है, शाहिद सिपरा ने ये सरकार को निजकारी इदारों की करनी नहीं चाहिए, अगर वो जा भी रहे हैं। अच्छा, एक और बात मैंने सुनी, आप हुकूमत में आओ ही ना कि अगर आपने इदारों की निजकारी करनी है, वो कोई भी चला। सेहत की एक और मैंने बात सुनी, बुनियादी मरकज सेहत बने हुए हैं, बहुत सारे विलेजेस में है, गाँव में है, या लाहौर के मज़ाफात पे भी है, उनको एक नया नाम दिया गया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसमें अब आपके कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टर्स को रखा जा रहा है, आपका स्टाफ जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। अच्छा, फिर रीजन, कुछ गांव मिला के एक रीजन बनाया गया है, रीजन की सतह पे एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसमें 5 डॉक्टर जो हैं वो रख रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर रख रहे हैं। अच्छा, अगर ये इस तरह की चीज़ें आ जाएँ कि आपका बुनियादी मरकज़ सेहत में भी डॉक्टर इस वक्त नहीं जाते, यहाँ तो जानवर बंधे हुए हैं लाहौर के साथ में, तो बाकी गांव में जाके देखें तो क्या हालात होंगे वो तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। अगर सेहत को गवर्नमेंट इस तरफ लेकर जाना जा रही है और एक सिस्टम के जरिए चलाना जा रही है, तो मेरे ख्याल में उसको एक मौका मिलना चाहिए। तो पहले तजर्बाती बुनियादों पर नहीं करके देख लेना? नहीं, बेसिक हेल्थ यूनिट जिनकी शाहिद सिपरा बात कर रहे हैं, आप यकीन जाने अगर पूरे पंजाब में बेसिक हेल्थ यूनिट और डिस्पेंसरियां जो हर इलाके में बनी है, अगर इनको बेहतर कर दिया जाए ना, आपके जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं ना, इन पर बोझ कम हो जाएगा, मरीज आएगा ही नहीं। बट ना लोगों का ट्रस्ट भी नहीं है, क्योंकि वहाँ हालात नहीं। यहाँ तो वैसे ही आदत है, बखर में भी कोई बीमार हुआ है जी, लाहौर ले जाने नहीं बचना। ओ भाई, लाहौर मैं वही कह रहा हूँ कि ये वो मरकज है जहाँ जानवर बंधे होते हैं, उनको वो चेंज करने जा रहे हैं कि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टर्स को रख रहे हैं, स्टाफ को रख रहे हैं। इस बेस पे करें तो फिर बात समझ में आती है। चलिए, वी होप कि इसके बेहतर नतीजे आए। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। शहर लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन और 100 दुकानें सील की गई। डिप्टी कमिश्नर साहब, डीसी साहब की हिदायत पर इस्लामपुर, अनारकली, मून मार्केट, समनाबाद, फैसल टाउन, जीवन मार्केट में बड़े पैमाने पर तजावुजात का खात्मा किया गया। नो डाउट बहुत ज़रूरी है, हम अप्रिशिएट भी करते हैं वक्तन फ़वक्तन, बट इस पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको भी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता चला जा रहा है। इमरान, देखिए जी, इस चीज़ की अशद ज़रूरत थी और जो डिटेल दी गई है जिसमें बयान किया गया है कि जो जो इलाके इसमें शामिल थे, इस्लामपुरा है, नारकली है, समनाबाद, फैसल टाउन, जीवन मार्केट,
ये वो इलाके थे, चूँकि हम भी यहाँ बैठकर वज़ीर आला की सताइश इसलिए करते थे कि उन्होंने एक नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर दिखाया था। लाहौर शहर में हम हमेशा बात करते हैं कि तजावज़ात ने जो है वो लाहौर का हुस्न बर्बाद कर रखा है और ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, लेकिन ये ख़त्म हुई और किसके ज़रिए हुई? उसी स्टाफ, उसी अमले के साथ वही लोग थे, जो पहले थे। हाँ। खत्म कर दी और यकीन हम परेशान हो गए। मतलब इचरा बाजार लेकिन जैसा, वो एक गैप आया और रिपीट भी होना अल्लाह शुरू आपका हो गया। भला करे। उसके बाद फिर उसी रमजान मुबारक में ईद से पहले ही हमें दोबारा तजावज़ात जो है वो नजर आना शुरू हो गए, जो कि हमने प्रोग्राम में बैठ के डिस्कस की। ये तजावज़ात जो है ये इसकी बड़ी वजह जो है वो दुकानदार ही थे, क्योंकि दुकानदार जो है वही तजावज़ात कायम करवाते हैं और जो रहे सहे फुटपाथ है जो आवाम के चलने के लिए होते हैं, चाहे बाजारों में है, रोड्स में है, वहाँ पर दोबारा से ये तजावज़ात जो है वो बन गई, चाहे आर्जी है या मुश्किल है। आर्जी तजावज़ात में आपको हर शाहराह पे आपको रेडियां दोबारा नजर आना शुरू हो गई। हालांकि मॉडल कार्ड जो है वो बनाई गई हैं और बाकी कार्ड्स खत्म कर दी गई, रेडियां खत्म कर दी गई, लेकिन वो रेडियां दोबारा से हमें नजर आना शुरू हो गई। उसके बाद आर्जी फट्टे जो है वो दोबारा से लगना शुरू हो गए और इस चीज को हम हमेशा ये कहते थे कि अगर इस चीज को कंटिन्यू किया जाएगा तो इसका फायदा होगा। क्यों? क्योंकि एक बार एक चीज अगर खत्म होकर दोबारा बन गई तो फिर उसको खत्म करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जो है हम काबिल सताइश है डीसी साहब की तरफ से कि अगर उन्होंने ये दोबारा से उसी स्टाफ के जरिए अगर दोबारा कोशिश की है। देखिए अब तो आपकी फिंगर टिप्स पे बात है कि भाई कहाँ पे तजावज़ात कायम है, हमने कहाँ से खत्म किया, कहाँ पे दोबारा हो सकती है। आपके टाउन के पास हमला है, उसके साथ साथ आपके पास टाउन हॉल में एक ओवरऑल भी स्क्वाड मौजूद है जो कि पूरे शहर को मॉनिटर करता है और देखता है और इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन करता है और सामान जब्त करता है। आपने सामान जब्त करके वापस भी नहीं दिया। मैं खुद इस चीज का गवाह हूं कि जिले इंतजामिया जो है उसने सामान वापस नहीं किया, किसी को नहीं किया। मिनिस्टर जो है उनकी भी जो है सिफारिशें गई, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, वजीर आला साहबा का डायरेक्ट अहकामात है कि भाई सामान वापस नहीं करना। उसके बाद दोबारा से ये कैसे बन गई? अगर बनी है, ये अगर फॉलो अप रहेगा तो फिर शहर जो है बेहतर रहेगा। मेरे पास टाइम कम है, अगली खबर की तरफ भी आने, शायद सिर्फ साहब एक कमेंट कर दें फिर अगली खबर पे चलें। देखें, तजावज़ात का खात्मा तो बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसको करना चाह रही है और कर भी रही है, कल से परसों से कुछ वीडियोज़ ऐसी आ रही हैं कि मैं तो हैरान हुआ हूँ कि समनाबाद के इलाके में लोगों ने 10-10 फीट तक आगे तक दीवार बना ली, किसी ने आगे जंगला लगाकर बंद कर लिया, आपकी गली को बंद कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, अच्छा फिर नोटिस भी सर्व किए गए हैं बहुत सारे लोगों को कि उन्होंने आगे थड़े बना लिए हैं या अपने LDA की प्रॉपर्टी या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। अच्छा, एक और चीज़ भी साथ में चल रही है, अगर किसी ने खूबसूरती के लिए अगर कोई क्यारी बनाकर उसमें कुछ लगा रखा है, बेल शेल लगी है या कोई पौधे लगे, तो मेरे ख्याल में उसको दरगुजर करना चाहिए। हाँ, अगर किसी ने वो भी डिपेंड करता है ना, अगर आपने इतनी नहीं मैं कह रहा हूँ 2-3 फीट की अगर किसी ने बना रखी है, वो भी गिरती मैंने देखी है। अगर वो है तो वो उसको दरगुजर कर बढ़ाया हुआ है तो उसको तोड़ना चाहिए। आपको मुसलसल इसका फॉलो अप करते रहेंगे तो तजावुजात फ्री शहर लाहौर हो सकता है। गर्मी बढ़ते ही बिजली की डिमांड 4000 मेगावाट तक पहुंच गई है, लोड शेडिंग भी होना शुरू हो गई। माहिर बैठे हैं, बात करें इनसे। इसलिए मैंने कहा पहले इसको बात कर ली। लोड शेडिंग तो आपके इलाके में भी हो रही है कि नहीं हो रही? जी बिल्कुल हो रही है। बिजली चोरी करना छोड़ दें, वहाँ के लोगों से कहीं को छोड़ दें। हाँ, उसकी क्या वजह है कि मैं सीरियस बात आप मेरे घर चेक करा लें। नहीं मैं आपकी नहीं बात कर, मैंने पूरी बात आप ये कहेंगे शाहिद सिपरा साहब वापडा बिजली चोरी करवाना छोड़ दें। मेरा काम नहीं है शाहिद सिपरा साहब कि मैं चेक करूं या लोगों को जाके दरख्वास्त करूं। आप मेरी आप तो गुस्सा ही कर कह रहे हैं लोगों को कि मैं क्यों कहूं भाई? आप मैसेज शुक्र करें उन्होंने आपका नाम मेरा काम ही नहीं है। लेस्को से मैं कहूंगा और उनके अगर एहतसाब का है, पहले आप आमिर भाई पे इल्जाम लगाते थे, अब आप मेरे पे भी आना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं लोगों को समझाने की कोशिश बैठ के कह रही हूँ जी चेक कर सकते हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका फीडर पे अगर लॉस 20+ है और होगा 2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही होगी, अगर 30+ है तो आप 3 घंटे पे होंगे, अगर 40+ है तो 4 घंटे पे होंगे, अगर 50+ है, लाहौर में कुछ है फीडर उनकी 5 घंटे की लोड शेडिंग, ये कैटेगरी बनाई गई। अगर 20% से कम लॉस है तो लोड शेडिंग फ्री है, कहीं पे लोड शेडिंग नहीं। और लाहौर के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे लोड शेडिंग, बहुत सारे इलाके हैं। आप हाजी साहब का जो राना टाउन वाला एरिया है वहाँ लोड शेडिंग है, क्या वजह है कि अच्छा। अब इसका दूसरा रुख जो आपने उसमें मजाक में आखिरी दूसरा रुख, ये गवर्नमेंट घुटने टेकने पे, इसका मतलब है कि बिजली चोरों के सामने मजबूर हुई है कि वो बिजली चोरों को पकड़ नहीं सके, मलबा सार पे डालना शुरू कर। अगर 100 बंदा चोरी कर रहा है,
1000 बंदे को आप उसका नुकसान दे रहे हैं लोड शेडिंग करते। हम लाख इसका दूसरा पहलू ये है, हाँ, बिजली, यस, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों से कहें मैं नहीं कह सकती भाई, हम बिल दे रहे हैं यहाँ पर, हम बिल भी दें और लोगों से दरख्वास्तें करना भी हमारा काम रह गया। फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, घुटने टेक के बैठ गई और लोड शेडिंग भी हम भुगत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज करेंगे और आज का टॉपिक हमारा दो टॉपिक हैं, दोनों ही बच्चों के हवाले से हैं। सो आज के पहले टॉपिक की तरफ चलेंगे और बहुत अहम टॉपिक है ख़ास तौर पर मदर्स के लिए, क्योंकि बीइंग अ मदर मुझे खुद समटाइम बड़ा मुश्किल होता है कि अगर मैंने अपनी बच्ची को ट्रेन करना है, कुछ समझाना है कि स्ट्रेंजर के पास कैसे जाना है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, बातचीत उससे करनी है या नहीं करनी है, कैसे करनी है। ऑब्वियसली वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों की स्कूलिंग अभी स्टार्ट करनी होती है तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चे को बतानी पड़ती हैं, सिखानी पड़ती हैं। ऑल्दो आप टाइम पे बच्चे को लेने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं, स्कूल में गार्ड होते हैं, आपके दीगर लोग स्कूल में होते हैं टीचर्स के अलावा, सो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब टीचर्स का रोल भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अहम हो चुका है हमारी स्कूलिंग में, और अब हमारे बच्चों की स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फ़र्क है। सो हमारी आज की मेहमान जो है मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगी। टीचर हैं और साथ साथ ट्रेनर भी हैं। आमना साबिर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को, ना सिर्फ एजुकेशन तो हर तरफ चलता है, बच्चों की ट्रेनिंग, प्रॉपर पर्सनैलिटी ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, जिसको हम कहते हैं ना कि तरबियत, और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें अब बच्चों को बताना और सिखाना बहुत ज़रूरी हो गए। हमारी सोसाइटी में हम खबरें ऐसी देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती के अनफॉर्चुनेटली वाक़यात। अब आप एकदम से अपने बच्चे को चीज़ों के बारे में बताएं, उनको ट्रेन करें, बहुत मुश्किल हो चुका है। सो बच्चों की पढ़ाई के साथ ग्रूमिंग कैसे स्टार्ट होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये आई बिलीव एज अ टीचर एंड एज अ मदर ऑफ 3, मैं ये इस चीज़ को बिलीव करती हूँ कि अगर हम बच्चे को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं देते कि उसके सराउंडिंग में कौन उसका अपना है, किन लोगों से उसने एक डिस्टेंस रखना है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ वो सेफ फील करता है या करती है, और कौन से ऐसे लोग हैं विच इज़ आउट, दोज हु आर आउट ऑफ द सेफ सर्कल। जिस तरह हम स्कूल में होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को आइडेंटिफाई करवाएं। शायद ये पहला स्टेप है। वी नीड द चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई कि उनके क्लोज कौन है। वी हैव चिल्ड्रन फ्रॉम पार्टेड फैमिलीज, वी हैव चिल्ड्रन जो न्यूक्लियर सेटअप में रहते हैं। हमारे पास ऐसे बच्चे ऑब्वियसली हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, ये सब उनका सेफ सर्कल है। ये ऐसा सर्कल है जिस पे वो दे कैन फॉल बैक ऑन टू। ये इनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, इनसे अपना हर सीक्रेट शेयर कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इनको उससे दूर रखे। दे नीड टू बी वेरी कंफर्टेबल विद दीज पीपल। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा आपस में बॉन्डिंग बहुत क्लोज हो। फॉर दैट आई एज अ मदर सजेस्ट टू एवरी चाइल्ड ऑफ माइन एंड द पेरेंट्स कि बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड स्क्रीन टाइम इज़ द की टू दिस। क्योंकि अगर स्क्रीन टाइम नहीं होगा तो बच्चों के पास टाइम होगा बात करने का। दे विल एक्सप्लोर, दे विल बग यू। होता है बच्चे आके तंग भी करते हैं, टीज करते हैं, क्योंकि वो एक फ़र्क सेटअप में होते हैं। मगर कनेक्शन इज़ द की। जितना ज़्यादा क्लोजली निटेड होंगे, जितना ज़्यादा कनेक्टेड होंगे बच्चे, उतना ही ज़्यादा सेफ फील करेंगे। ऑल्सो देयर इज़ अनदर थिंग, वी नीड द चाइल्ड टू बी हर्ड, द चाइल्ड ऑल्सो नीड्स टू बी हर्ड। उसको ये यकीन होना चाहिए कि वो चाहे कैसी भी बात आके कहेगा, पेरेंट्स उसको वक्त देंगे, अपना हर काम छोड़ के उसको सुनेंगे। You know, your mobile should be upside down when a child talks to you. Exactly. ताकि उसको ये फीलिंग आए कि वो बेकार नहीं बोल रहा, उसके बात की वैल्यू है। अगर वो फॉर एग्जांपल किसी XYZ के लिए बात करता है कि मुझे वो नहीं अच्छा लगा, अंकल मुझे ले गए या आंटी मुझे कहीं ले गई या कुछ इस तरह से मुझे नहीं अच्छा लगा, इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इफ़ वी डू नॉट फॉलो द इंस्टिंक्ट द चाइल्ड विल बी अनहर्ड। और एक दफ़ा दो दफ़ा वो ट्राई करेगा, तीसरी दफ़ा वो ये बात एज्यूम कर लेगा कि मेरी बात किसी ने सुननी नहीं है और मैं कुछ भी कहूँ उसका फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ व्हेन यू लूज़ इट। एज अ पेरेंट आप
इस चीज़ को लूज़ कर देंगे अगर एक दफ़ा आपका बच्चा आपके ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दे। आपकी सजेशन क्या है? हमें अपने बच्चे से मैक्सिमम कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। लेट्स सपोज आपका बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, सो हमें घर आके बैठ के उससे पूरी उसकी स्कूल की रूटीन सुननी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। यस, over a cup of tea and when he's playing or she's playing in the afternoon, बात करें उससे, कोई भी एक इंसिडेंट को लेके अपने बचपन की किसी बात को रिलेट कर लें कि जब मैं छोटी थी, आपको पता है एक दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ था, जस्ट टू सी कि ये किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करता है। ऑल्सो देयर इज़ अ थिंग विच वी कॉल यू नो री-अकरिंग ऑफ द इंसिडेंट्स। अगर हम कुछ ऐसा देखें कि कोई इंसिडेंट या कोई चीज़ बॉदर कर रही है बच्चे को, जिससे उसका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, शायद वो अपने आप को इनहिबिट कर रहा है, शायद वो मतलब छुपा रहा है कुछ ऐसी बात है जो शायद वो कहना चाहता है और ही कैन नॉट फाइंड द राइट वर्ड्स, और मे बी ही इज़ स्कैर्ड। तो बहुत सारी चीज़ों में वो एजिटेटिव हो सकता है, वो लेस रिस्पॉन्सिव हो सकता है, उसकी भूख कम हो सकती है, उसकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। इन सब चीज़ों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, बिकॉज़ अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी, बेड वेटिंग हो सकती है, बाइटिंग ऑफ द टीथ हो सकती है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिससे पता चल सकता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है। एंड फॉर दैट वी नीड टू बी वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग कि इनके फ्रेंड सर्कल में कौन है। एज स्मॉल एज 2 years old, 3 years old, जब वो 3 years old, 4 years old goes to school, उसका फ्रेंड सर्कल किस तरह से बच्चे वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वो जो बच्चे हैं उनके आई वुड सजेस्ट कि पेरेंट्स आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली बॉन्डेड हों, सो दैट दे नो कि किसके बच्चे को किस किस्म का यू नो इफेक्ट है। पेरेंट्स का टीचर्स के साथ कनेक्शन कितना ज़रूरी है? क्या रूटीन में अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ के बारे में पूछते रहना, उसके बिहेवियर के बारे में पूछते रहना बहुत ज़रूरी है? वी कॉल इट अ ट्रायंगल, इट्स द चाइल्ड, द पेरेंट एंड द टीचर। अगर ये ट्रायंगल के तीनों एरियाज कंप्लीट हैं तो द चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ होलिस्टिक अपब्रिंगिंग। अगर उसकी होलिस्टिक अपब्रिंगिंग चाहिए तो बच्चा, टीचर और पेरेंट एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। Because if the child is not understanding what the teacher is saying, probably, and if the parent are not, making sure that whatever is taught or, learnt at school is not reoccurred at home, तो obviously the लर्निंग विल हिंडर। वो लर्निंग हर तरह की होती है, आपकी सोशल, आपकी इमोशनल, आपकी पर्सनल, हर तरह की इंटरेक्शन, हर तरह की ग्रूमिंग विल बी विद दीज 3 पीपल। हमने बच्चों में पहला स्टेप बच्चों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे ख्याल से खुद एतमादी पैदा करना है। बिल्कुल। वो कैसे पैदा की जा सकती है? लाइक आई सेड बिफोर, उनको सुनना बहुत ज़रूरी है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो सिर्फ बच्चा समझ के झटक नहीं देना चाहिए कि छोटा इसको क्या पता। नहीं जी, बच्चों की बात को आपको बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि दिस इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस। हम ये समझते हैं कि बच्चा स्कूल में कराया तो वो क्लीन स्लेट है, उस पर जो लिखेंगे वो वैसे एब्जॉर्ब कर लेगा या वही बस लिखा जाएगा। इट्स नॉट लाइक दिस। द चाइल्ड इज ब्रिंगिंग सम लर्निंग फ्रॉम होम। वो 2.5-3 साल जो घर में रहा, उसने अपनी लिसनिंग स्किल्स डेवलप की, उसने अपनी कम्युनिकेशन डेवलप की, उसने अपने आप को एक्सप्रेस करना डेवलप किया। बेशक वो बहुत ज़्यादा उसके पास वर्ड्स नहीं होंगे, उसका वोकैबुलरी बैंक शायद ना हो इतना, बट उसके लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो वो लर्निंग लेके आया है हम उसको भी we should take that into consideration. I think आप मेरी बात को सेकंड करेंगी। जब हम 3 years के बाद अपने बच्चे को स्कूल एडमिशन करा देते हैं, तो मेरे ख्याल से बच्चा मदर से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें अपनी टीचर से भी सीखना शुरू कर देता है ना। उसके लिए टीचर एक रोल मॉडल होती है। हमें अपने बचपन की चीज़ें याद आती हैं, हम घर आकर अपनी टीचर को प्रॉपर कॉपी करते थे, जो जिस तरह से हमारी टीचर चल रही होती थी, पढ़ा रही होती थी, हम वो सब चीज़ें कॉपी करते थे। सो टीचर का अच्छा होना, टीचर का वेल प्रेजेंटेड होना कितना ज़रूरी है? I think I cannot agree more to this fact that if the teacher is happy coming to the work and the teacher is well equipped
and the teacher is smiling for the early years I'm talking about. If you're there, बच्चे का आधा कॉन्फिडेंस आपने वहीं पे गेन कर लिया। Exactly. और अगर टीचर में उसको मदरली फिगर नजर नहीं आ रहा, हाँ। तो वो बच्चा रोता रहेगा, वो अनसेटल्ड रहेगा, उसकी लर्निंग भी नहीं होगी। एग्जैक्टली। एंड दिस इज वेयर द सेफ सर्कल कम्स इन, कि वो उस टीचर को अपने उस सेफ सर्कल में नहीं कंसिडर करेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। रोल मॉडल है, बिल्कुल है। टीचर का वेल ड्रेस्ड होना आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर का तैयार होना मेंटली फिजिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द चाइल्ड विल हैव दैट इंस्टेंट कनेक्शन विद यू। जब वो स्कूल आया, क्लास में आया, द मदर इज़ गॉन, you are there as the motherly figure, you are there to replace the mom for those 4-5 hours जो आपके पास बचा है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे अब ये बता दें, बच्चे और बच्चियां, बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए हम अक्सर ना, मुझे लगता है कि पता नहीं है मुझे अपनी बच्ची को कैसे समझाना है ये कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, आपकी सेफ प्लेस कौन सी है, अगर आपने स्ट्रेंजर के पास जाने तो कैसे जाने। सो स्कूल्स में ये ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? अभी we are very proactive at schools. All of the schools are becoming very proactive about teaching children what is the right way of reacting to a situation. सबसे पहले जो हम एक काम करते हैं, when we get the children, हम सबसे पहले उनसे एक पेपर पे या किसी ऐसी चीज़ पे, बोर्ड हो सकता है, we make them paste the pictures of the people that they trust. अच्छा, ताकि उनकी वो विजुअल लर्नर्स, वो टैक्टाइल लर्नर्स, वो ऑडिटरी लर्नर्स जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, अपने हाथ से पिक्चर्स लगा रहे हैं, उन्हें पता है कि ये लोग हैं दैट आई कैन फॉल बैक टू। और उससे ये होता है कि उनको ये कंफर्मेशन आती है, वी पुट देम अप। हम वो सेफ सर्कल बनवा के वो हम अपनी क्लासेस में पुट अप करते हैं। वी सेंड दोज इंटरेक्शंस होम, हम घर जाके घर के लिए भेजते हैं ताकि उनको पता चले कि इन लोगों के साथ हमारा ट्रस्ट का रिलेशन है। एंड एनीबडी आउटसाइड दिस सर्कल इज ऑब्वियसली समबडी वी नीड टू कीप आवर डिस्टेंस विद, नॉट टू बी अफ्रेड बट कीप अ सर्टेन डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में आपका जेनिटोरियल स्टाफ होता है, आपकी अदर देन टीचर्स होते हैं, आपके सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, आपके, और उन सब से एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, येट मेकिंग श्योर दैट यू आर इंटरैक्टिव विद देम। और जहाँ तक आपने स्ट्रेंजर्स की बात की, स्ट्रेंजर्स के लिए तो वी हैव स्पेशल प्रिकॉशनरी मेजर्स दैट वी टेक एंड वी ट्रेन आवर चिल्ड्रन कि वो हम थ्रू सॉन्ग्स करते हैं। देयर आर सॉन्ग्स दैट इन अ वेरी म्यूजिकल वे टेल चिल्ड्रन कि अच्छा स्ट्रेंजर है तो डेंजर है, यू नो, ऐसी चीज़ें जो बच्चे कनेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। और इसी तरह से हम उनको बताते हैं कि if somebody offers you something, if somebody tells you to take you to somewhere else, कि आओ मामा ने बुलाया है या कुछ ऐसी बात, you need to make sure कि आप उसको रिस्पॉन्ड ना करें until and unless some of your elders are with you. So is it a continuous process? आपको बच्चे को बार बार ये चीज़ें रिपीट कराते रहना है? क्योंकि समटाइम बच्चे चिढ़ जाते हैं, so इसके लिए क्या करना है? देखिए, the personal grooming, the social and the emotional grooming has to be on a loop. It has to go in a way कि जिसमें there is never an ending till you see that the child is ready for anything that might come their way. Okay. और आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। आप एक ही बात को अगर बार बार उन्हीं अल्फाज को दोहराएंगे तो it will not have any effect on them. कभी स्टोरी के तरीके से, कभी किसी की इंफॉर्मेशन दे के, कभी इस तरह से कि जैसे किसी और का एक्सपीरियंस बता के, आप इस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, बार बार ऐसे डिफरेंट तरीक़ों से अप्रोच करते हैं बच्चे को कि उसका हर जो टेस्ट बड है वो टच हो जाए और उसे पता हो कि नो, दिस इज नॉट समबडी आई नीड टू टॉक टू, और ये मेरे अपने। अच्छा, मैं यहाँ पे पेरेंट्स से ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें आपने टीचर्स पे नहीं छोड़ देनी, स्टिल पेरेंट्स का बड़ा अहम रोल होता है। मुझे पता है मेरी बेटी सबसे ज़्यादा मेरे करीब है, जो बात मैं उसको बता देती हूँ वो हमेशा याद रखती है, क्योंकि अभी तक वो स्कूल नहीं गई है ना, सो वो बातें रिपीट भी करती है। सो ये चीज़ें आपने घर से स्टार्ट करनी है और अपने बच्चों की लर्निंग में आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है और उनको बताते रहना है कि उनका सेफ सर्कल क्या है,
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको बिल्कुल आपने नज़रअंदाज नहीं करना। मैसेज क्या होगा पेरेंट्स के लिए? मैसेज ये होगा कि यू नीड टू बी वेरी वेल कनेक्टेड टू योर चाइल्ड। इतना ज़्यादा ज़रूरी है आपका और बच्चे का आपस में कनेक्टेड होना, दैट आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ। कोई एक छोटी से छोटी उसको खराश लगे या खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो, इन सब के लिए वो आपके पास हैप्पी और इजी आ सके। उसको ये डर ना हो कि मेरी मामा मुझ पे यकीन नहीं करेंगी या मेरे बाबा से मुझे डांट पड़ जाएगी या मैं कहूँगा तो मेरा मजाक उड़ेगा, मेरे सिबलिंग्स मेरा मजाक उड़ेगा। बिल्कुल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अगेन हमारा दोबारा से टॉपिक है बच्चों से रिलेटेड। अब पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, बच्चा वीक होता चला जा रहा है। तो कुछ हैबिट्स बच्चों में हम अक्सर देखते हैं, बहुत सारे बच्चों में ये अंगूठा चूसना, नेल्स कटिंग करना। बहुत सारे बच्चे जो छोटी एज से उनको आदत पड़ जाती है नेल्स खुद अपने दांतों से खाने की, और कुछ बच्चे वो खा ही जाते हैं। अच्छा जी, उसके साथ साथ हम अक्सर देखते हैं बच्चे दीवारें चाटते हैं, मट्टी चाटते हैं, प्रॉपर मट्टी खा लेते हैं, गंदे हाथ होते हैं, मुंह में हाथ बार बार डालना। सो ऐसे में बच्चों को बहुत सारे जहाँ इन्फेक्शन हो जाते हैं, इसको पीका का नाम दिया गया है। सो हम इस पर माहिरीन की राय ज़रूर लेंगे और देखेंगे कि इससे मसाइल क्या क्या होते हैं। बच्चों की ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं लेकिन वो बड़े मसाइल हो जाते हैं। मेरे सामने जो लिखा है कि जी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि हम इन चीज़ों को मुसलसल इग्नोर करते चले जाते हैं। मुसलसल बच्चों का पेट खराब रहना शुरू हो जाता है। डॉक्टर शहराम तबस्सुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये पीका क्या है? देखिए, अच्छा वैसे माजरत, सॉरी, ये सहाफियों के लिए भी एक पीका एक तैयार किया गया, ये वो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, देखिए अगर लिटरली बात की जाए तो पैका तो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है, जिसमें एक बर्ड का नाम है। अच्छा। जिसमें उसकी ये होती खासियत होती है कि ना वो चीज़ें को क्यूरियसली चीज़ें को ढूंढता है अपने खाने के लिए। कभी कोई चीज़ उतार ली, कभी कोई चीज़ निकाल ली खाने के लिए। तो इसी तरह बच्चों में जो बच्चे की ये जो कोई चीज़ छुप के भाग के निकाल लेते हैं, कभी कोई चीज़ निकाल ली, कभी कोई चीज़ निकाल ली, और इसको हम पाइका कहते हैं। और इसकी बाय डेफिनेशन ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिशियस थिंग, जिसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई कैलोरिक वैल्यू नहीं है। अच्छा। तो उसको खाना हम पाइका कहते हैं। अच्छा, पाइका है ये, सॉरी जी। हाँ, पाइका इसे कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो देखा गया है पाइका में जो बच्चे खाते हैं, ज़्यादा मिट्टी खाते हैं, चूना खा लेते हैं, पेंट खाते हैं, और इसके अलावा घर में आजकल वो जो क्ले है, बड़ी मशहूर, बच्चे क्ले से खेलते हैं, ठीक है, वो खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज़ द प्रॉब्लम इन किड्स। तो इसकी जिस तरह आपने पहले बताया कि जी एक आम मिथ तो ये है लोगों में कि जी ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। डॉक्टर, मैं अक्सर स्कूल गोइंग बच्चों को देखती हूँ, पेंसिल मुंह में डालने की आदत होती है, मुसलसल पेंसिल मुंह में डाल के बैठ रहे हैं और वो प्रॉपर खाने वाली तरफ चले जाते हैं। नेल्स पढ़ते हुए बच्चे मुंह में डाल के खा रहे हैं। जी, मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि देखिए लोगों में ये कंसेप्ट है कि ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है, लेकिन बेसिकली ये इसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है। ठीक है, तो जो बच्चे जिनकी पेरेंटिंग की सेपरेशन है, जिनको पेरेंट्स प्रॉपर टाइम नहीं देते, अच्छा। चाइल्ड नेग्लेक्ट है, तो उन बच्चों में ये पाइका के भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चे के। क्योंकि वो बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसकी वजह से अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे की नॉर्मली हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जिनमें, उन बच्चों में जो जहनी तौर पर माजूर होते हैं, उनमें ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि इसकी रिसर्च ये है कि जब ये मिट्टी वगैरह खाते हैं तो रिसर्च ये कहती है कि उनमें आयरन डेफिशिएंसी पहले से होती है या फिर उस चीज़ों खाने की वजह से भी हो जाती है। क्योंकि जब हम मिट्टी वगैरह खाते हैं या गंदी चीज़ें वगैरह को खा लें, जब पेंट वगैरह खाते हैं, तो उसमें लेड पॉइजनिंग, जिसमें पहले जो पेंट्स होते थे, 1950 से पहले जो घर बने हुए हैं, इसमें लेड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वो ज़्यादा अगर बच्चे लें, तो अब तो यूज़ नहीं होता पेंट्स में, लेकिन अगर वो लें तो लेड टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से दिमाग की इरिटेबिलिटी, पेट के मसले मसाइल, डायरिया और बट चीज़ें हो होनी शुरू होती हैं। इसी तरह मिट्टी खाने से बच्चों को वर्म इन्फेस्टेशन, कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े पड़ने की वजह से वो ब्लड सक करते हैं आपका इंटेस्टाइन से, तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल और कम हो जाता है। और इसकी वजह से ये होता है कि जब आपकी HB कम होती है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी होती है, तो फिर बच्चों को भूख लगने की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, तो फिर बच्चे और कम खाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी चीज़ आपके ही प्रोग्राम की मैं कहूँगा कि अक्सर माएँ जो होती हैं
वो बच्चों को खाने से पहले दूध पिला देती हैं, खाने से पहले जूसेस दे देती हैं, चिप्स दे देती हैं, ठीक है, टॉफ़ियाँ दे देती हैं। तो देखिए खाने से पहले बच्चे को अगर आप ये चीज़ें देंगी तो उनकी भूख नहीं लगती, ठीक है, तो भूख खत्म हो जाती है, फिर वो नहीं खाएंगे। ठीक है। इसलिए खाने से पहले ये चीज़ें अवॉइड करें और खाने से पहले 1 घंटा 2 घंटे पहले कोई चीज़ ना दें। अब आप ये सजेशन दे रहे हैं कि आपका बच्चा खाना कैसे ज्यादा खाएगा, इसका हैरान कुन फॉर्मूला है। हर माँ की मेरे समेत मैं इस टेंशन में रहती हूँ कि बच्चों ने इतना सा खाना खाया बस कर दिया। सो बच्चा आपका खाना कैसे ज्यादा खाएगा, कोई जबरदस्त सा फॉर्मूला बता दें, मैंने भी उस पर बाय द वे अमल करना है। देखें उसमें सबसे जो है फार्मूला नंबर 1 कि माएँ जो है ना, ये जो बाहर की चीज़ बच्चे को ऑफर नहीं करनी किसी और चीज़ की, ठीक है, कि अगर घर में जो चीज़ बनी है वही चीज़ खाएं। उनको मेक श्योर करें, जिस तरह हमारे पहले घरों में ये होता था कि जब ये चीज़ें हमारे पास ये नहीं थी, शवारमा, बर्गर या फूड पांडा या दूसरी चीज़ें जो कि आपके घर में डिलीवर कर देते हैं, आपने होममेड में लेनी है और ये जो चीज़ बनी है उसमें आपने यही कहना है कि जो चीज़ बनी है वही खानी है, उसको ऑप्शन नहीं देना, ऑल्टरनेट नहीं देना। और इसके अलावा मोबाइल यूज़ करके खाना नहीं खिलाना और इसके पीछे पीछे नहीं भागना कि जी मैं ये खा लो बेटा, ये खा लो, अगर वो नहीं खाता तो ना खाए। तो इस तरह आज माएँ परेशान होती, डॉक्टर साहब पूरा दिन नहीं खाता है तो ना खिलाएं। मैं भी इस सिचुएशन में हूँ ना, मतलब पूरा दिन मैंने एक दिन ये करके देखा कि अच्छा जी इसको अब मैं बार बार कहूंगी खाने के लिए तो ये खाने से भागेगी उतने, अब बिल्कुल वो पूरा दिन भूखी है। देखिए ये हो नहीं सकता। अभी रमज़ान का महीना गुजरा है तो मैं अपने पेशेंट्स को ये मिसाल देता हूँ कि देखिए हम अडल्ट्स हैं, हमारे अंदर रिजर्व्स हैं, हम भी जब रोज़ा खुलने के करीब होता है ना, ये कॉमन प्रैक्टिस है हमारे घरों में, तो हम ये दुआ कर रहे होते हैं या अल्लाह जल्दी रोज़ा खोल दे। 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले तो हम कहते हैं लेट हो गया जी, आज अज़ान लेट हो गई, इस तरह की बातें हम घरों में चल रही होती हैं। देखिए हम जैसा जिसके रिजर्व्स हैं वो एक बार 14-15 घंटे तक भूखा नहीं रह सकता। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक 10 साल का बच्चा या 4-5 साल का बच्चा जिसके इतने रिजर्व्स भी नहीं है तो वो कैसे भूखा रह सकता है? इसमें तो शुगर लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये बच्चे कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ कैंडीज, इन दी फॉर्म ऑफ चिप्स, जूसेस, ये हल्का फुल्का ले रहे होते हैं और वो हम ही दे रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर जो हमारे होते हैं ना आजकल प्यार लाड दिखाने का लोगों को जो है ना तरीका वो ये है कि वो शॉप पे ले जाते हैं बच्चों को और वो 300-400 रुपए की चीज़ें ले देते हैं जिसमें कैंडीज ये वो, और वो बच्चों की आदत है जब तक वो इन्हें एक ही गो में सबको ख़त्म ना कर दें उनको सुकून नहीं आता। जब वो चीज़ें खाएंगे तो घर का खाना क्यों खाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें कि आप वो चीज़ें कट ऑफ करें, बाहर की चीज़ें, और घर की चीज़ों पे आस्ता आस्ता। यानी आपका कहना यह है कि मैक्सिमम हम बच्चों को भूखा रखेंगे अगर तो खुद ब खुद भूख लगेगी और वो खाना खाएंगे। भूखा नहीं रखेंगे, ये गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। कहना ये है कि बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। ठीक है, हम उन बच्चों की बात करें जो मुसलसल कहते हैं जी खाने का बिल्कुल खाना सामने ही ना आए, उनके लिए हल क्या है? उनके लिए हल यही है कि एक तो चीज़ें अवॉइड करें, फिर एक होता है कि बाज़ औक़ात कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होती है, उनके मुताबिक अपने कंसल्टेंट को या चाइल्ड स्पेशलिस्ट को स्पेशली चेक करवाएं, फिर वो देखें कि आएगी क्या इशू है, उसके मुताबिक फिर वो डेफिशिएंसीज मूड स्टेबलाइज़र या फूड एपेटाइजर्स वगैरह देते हैं या फ्रूट स्टिमुलेंट्स देते हैं, जिससे बच्चे को उसकी जो होती है वो कंडीशन ठीक होती है तो इम्प्रूव हो जाती है। बाज़ औक़ात कॉन्स्टिपेशन हो तो भूख नहीं लगती, बाज़ औक़ात और कंडीशंस होती हैं, आयरन डेफिशिएंसी हो तो भूख कम लगना शुरू हो जाती है, ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं। अब आयरन डेफिशिएंसी का आपने 2-3 दफ़ा जिक्र किया, सो इसका ऑल्टरनेट क्या होता है? अगर आपका बच्चा मट्टी खाता है बहुत ज़्यादा, पेंट, दीवारें अक्सर मैंने बच्चों को देखा है, ये भी बच्चे करते हैं, सो इसके लिए फिर क्या प्लान डॉक्टर सजेस्ट करते हैं? उसके लिए ये होता है कि जी एक तो क्या कहते हैं कि आप अपनी डाइट इंप्रूव करें। हमारे बैलेंस डाइट हम लोग खा लेते हैं, सब्जियां भी बनती हैं, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां दें बच्चों को, गोश्त दें, अंडा दें, जिससे उसकी न्यूट्रिशन बेहतर हो। उसके अलावा जब बच्चे मिट्टी वगैरह खाते हैं ना तो वर्म इन्फेस्टेशन, पेट में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, ठीक है, उसके लिए डिवर्म करवाएं, डॉक्टर को चेक करवाएं, अगर कोई इन्फेक्शंस हैं तो उससे करें। देखिए आयरन डेफिशिएंसी सिर्फ वर्म इन्फेस्टेशन या गंदी चीज़ें खाने के वजह से नहीं होती, उसकी कई काजेज़ हो सकती हैं, तो वो काज रूल आउट करनी है। जो मेन चीज़ है वो है कि डीवर्म करें और डाइट बेहतर करें और फिर हम आयरन सप्लीमेंटेशन कराएं बच्चे की। लेकिन ये जो है ना आयरन सप्लीमेंटेशन या जो कोई ये जो डीवर्म करना, ये आर्जी इलाज है, ठीक है। बैलेंस्ड इलाज ये है कि आप जब तक इसकी डाइट बेहतर प्रॉपर कंटिन्यू नहीं करेंगी, क्योंकि अगर आपने सप्लीमेंटेशन की 2 महीने कर लेंगे, 3 महीने कर लेंगे, कभी तो आपने छोड़ना है ना, आप सिरप देना है, सपोर्ट कर सकती है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन परमानेंट यही है कि जब आप ये बच्चे को छोड़ेंगे, बच्चे की इस डाइट पे आ जाए कि अपनी रेगुलर डाइट पे आ जाए, बैलेंस डाइट पे आ जाए,
ताकि बाद में बच्चे की आयरन डेफिशिएंसी ना हो। और आयरन डेफिशिएंसी की वजह सिर्फ ये नहीं होती कि बच्चों में सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी हो, ये देखा गया है कि जिन बच्चों की आयरन डेफिशिएंसी होती है उनकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, उनका कॉग्निशन, उनकी मेमोरी एज कम्पेयर टू जो दूसरे बच्चे हैं उनसे कम होती है अगर एक ग्रोइंग एज पे उनको आयरन डेफिशिएंसी आ जाए। ठीक है, तो इसलिए, और ये भी नहीं होता कि सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी ही होती है बच्चों में, अगर किसी चीज़ में बंदे में या बच्चे में एक चीज़ की कमी है तो उसके साथ दूसरी चीज़ों की भी कमी होती है, सही। उसको भी एड्रेस करना होता है। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये मेन है और उसे हमें पता चल जाता है कि बच्चों का, और क्योंकि बाद डेफिशिएंसी का आम रूटीन में पता नहीं चलता, वो टेस्ट करवाएं तो ही पता चलता है, या जब वो इसकी सीवियर फॉर्म आए तब पता चलता है। लेकिन उसमें फिर सारी चीज़ें साथ साथ आपने इसकी सप्लीमेंटेशन करनी होती है। सही। सो अब क्या आपको बच्चे पे प्रॉपर नज़र रखनी है, उसकी हाइजीन का ख्याल रखना है, जिस तरह से मैं कहीं नेल बाइट करना बच्चे को मुसलसल उसकी आदत हो जाती है, सो इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना है? उसके लिए देखें, उसमें ये जो होते हैं ना माउथिंग, ये एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। ठीक है, माउथिंग ये होती है कि 1 से 2 साल के दौरान बच्चा जो होता है ना, कोई भी चीज़ पकड़ेगा वो मुंह में डालता है। ठीक है, और जब दांत निकल रहे होते हैं ना तो बच्चे को क्या कहते हैं, गम्स पे सोर दर्द होती है, तो बच्चा वो हाथ मुंह में डाल के जब आता है, फ़र्ज़ करें मदर्स या कोई बच्चा कोई बड़ा उसके मुंह में हाथ डालता है ना तो वो चबा लेते हैं, वो आपकी सूदिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि वक्त जैसे जैसे बच्चा डेवलपमेंटली नॉर्मल होता है, बड़ा होता है, वो ठीक होते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो बार बार परसिस्टेंट रहता है 2 से 3 साल के बाद, ठीक है, तो उसका देखें कोई डेप्रीवेशन तो नहीं है, कोई स्ट्रेस तो नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ न्यूट्रिशनल काजेज़ नहीं होती, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती हैं, उसको देखें। और ये चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ये हम देखते नहीं हैं, क्योंकि आजकल जो कि सोशल मीडिया का दौर है, इवन के बड़े भी एडल्ट्स भी, माएँ को मैं ख़ास करके इसलिए ज़्यादा एड्रेस करता हूँ कि उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बच्चे हैं। ठीक है, तो वो बच्चों की निस्बत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं। ठीक है, अगर वो क्या कहते हैं ना कि अगर हम बच्चों को देखें, ये जो ऑटिज़म के मसले हैं, डेवलपमेंट के मसले हैं, साइकोलॉजिकल मसले हैं, उनमें ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें ही, इस वजह से ही आ रहे हैं। आप ये देखें कि ना हमारे फीमेल्स जो है, फीमेल्स जो बाहर जाना, जो जॉब्स करना शुरू की हैं जिन्होंने, वो अब की हैं विद इन 10 to 15 ईयर्स। ठीक है, ये मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो कि यूरोप है या उसमें है, उसमें ये जो इश्यूज़ हैं, जो ऑटिज़म के हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स के इश्यूज़ हैं, ये उनमें हमसे पहले हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उसकी वजह ये है कि वहाँ पे पेरेंट्स दोनों काम पे दिया गए होते हैं, बच्चे डे केयर में होते हैं, उनको क्योंकि एक जो माँ ने केयर करनी है या जो माँ ने इंटरेक्शन करनी है वो दूसरा बंदा नहीं कर सकता। ऐसे ही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो निगलेक्ट होते चले जाते हैं, डिप्राइव्ड होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये मसले मसाइल आना शुरू हो गए हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे बच्चों में अब ज़्यादा आते हैं। पहले हमारे जो बूढ़ी औरतें हैं या जो हमारी दादियाँ नानियाँ, वो कहते हैं ए गल्लां तो हुण सुनिया ने, पहले तो कभी सुनिया ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। दैट्स द रीज़न। इसमें हमारी जो है ना सोसाइटी का टर्नओवर भी बहुत इफेक्ट हुआ। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो इसको भी कैटर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। सो अब अगर आपका बच्चा इन मसाइल का शिकार है तो उसकी डाइट और सप्लीमेंट्स दोनों साथ लेके साथ, और केयर, ओके, मदर केयर, पेरेंट्स केयर, फादर का भी उतना ही है। ठीक है, जितना कि मदर का है, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फादर्स को, मदर्स को, दोनों को बच्चे की केयर करनी चाहिए, उसको लुक आफ्टर करना चाहिए। ठीक है, ये हर किसी पे अप्लाई होता है। मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरी मिसेज भी डॉक्टर हैं, लेकिन उसमें भी होता है कि फिर दोनों का काम बनता है। बच्चे के बिहेवियर को भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका बच्चा अगर ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत आजकल हम बच्चों में देखते हैं ना, शाउट करने का, बड़ा ऊंचा बोलने का बड़ा ट्रेंड है। उसकी देखें, उसकी एक तो वजह जो मेन है, मैं ये उसकी जो है ना, एक तो डिप्राइवनेस, दूसरा सोशल मीडिया। आजकल के लोग देखें, लोग हम माँ बाप से नहीं सीख रहे, अपने पेरेंट्स से नहीं सीख रहे, बहन भाइयों से, कज़न से नहीं सीख रहे, आजकल सोशल मीडिया से देखते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, आप देखें व्लॉग्स जो बना रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी है, जो लोग मशहूर हैं वो क्या कंटेंट दिखा रहे हैं बच्चों को, क्या वो लोगों को ये गालियाँ बताना सिखा रहे हैं, लोगों को तंग करना सिखा रहे हैं, ओए करके बुलाना सिखा रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो फिर लोग बच्चे ये देखते हैं कि जी फिर उनकी सोशल जो है, सोशल मीडिया पे और इनकी प्रेजेंस भी ज़्यादा लोग मानते हैं, जिनके व्यूज़ ज़्यादा हैं, तो फिर बच्चे अनइंटेंशनली, बच्चों को तो खास तौर पे इन चीज़ों से बहुत दूर रखना चाहिए। और इस पे ना सेशंस करने पड़ेंगे लोगों को, ताकि अगर बच्चे की मेंटल हेल्थ सही करनी है तो इन चीज़ों से डिप्राइव करना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा
कि जिन लोगों को वो ज़्यादा व्यूज़ की बेस पे या व्यूज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो अनइंटेंड आपकी सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे है। बच्चे की हाइजीन कितनी मैटर करती है? देखिए, नॉर्मल हाइजीन रखें, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक हाइजीन हाइपोथेसिस भी है। एक हाइजीन हाइपोथेसिस ये कहता है कि अगर आप अपने बच्चे को ज़्यादा साफ़ सुथरा माहौल में रखेंगे तो उसके अंदर तो ताकत ही नहीं आएगी, इम्यूनिटी नहीं बूस्ट होगी। तो हल्की सी गंदगी बच्चे के जाती रहे तो वो बच्चे के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गंदा पानी पिलाना शुरू कर दें, अब रखें। लेकिन जो होता है ना कि जी हाय हर चीज़ को बॉयल करना है, हर चीज़ को करना है, बस जिस तरह आप अपने रूटीन में खाना को साफ़ सुथरा बना रहे हैं उसी तरह ही दें, ठीक है। लेकिन जो होता है ना बिल्कुल ही बच्चे को खेलने नहीं देना, मिट्टी में खेलने नहीं देना, बाहर जाके खेलने नहीं देना, कोई काम नहीं करने देना, इस चीज़ से अवॉइड करें। वरना नॉर्मल हाइजीन तो डेफिनेटली रखें, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी अगर बच्चा गंदगी में जाके खेलता है तो उसको खेलने दें, अवॉइड ना करें, क्योंकि अगर वो जाएगा तो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। डॉक्टर साहब, कुछ बच्चों को मुसलसल पेट दर्द की शिकायत रहती है, उसकी क्या रीज़न है? देखें, मुसलसल पेट दर्द की मसाइल तो मुख्तलिफ काजेज़ हैं, ठीक है। इन्फेक्शन हैं, अल्सर्स हैं, ठीक है। गंदी, हाँ बस डेफिनेटली होते हैं। इन्फेक्शन की वजह से अल्सर्स हो जाते हैं, और गंदी खुराक खाने की वजह से अगर पेट में कीड़े पड़ जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए उसकी वजह से पेट में दर्द हो सकती है। लेकिन वो देखना पड़ता है कि आया कि ये जो पेट दर्द है ये किसी इन्फेक्शन की वजह से है, इसकी कोई कॉज है, या बच्चा वैसे ही मलिंगरिंग कर रहा है। कि जैसे कि मैं अपनी बात साल ही देता हूँ कि स्कूल जाने से पहले हर बच्चे के पेट में दर्द होती है, ठीक है। तो वो ठीक है होता है ना, तो वो हर दफ़ा ये नहीं होता, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि अगर बच्चा रात को नहीं उठ रहा पेट दर्द की वजह से, अम्बलाइकस नाफ के इर्द गिर्द दर्द हो रही है, किसी जगह रेडिएट नहीं हो रही, और बच्चे का वज़न कम नहीं हो रहा, कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं है, डायरिया है, लूज मोशन नहीं है, तो फिर तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो मसलसल कंप्लेंट कर रहा है और उसकी इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, रात को सो नहीं पड़ रहा, वेट लॉस है, तो डेफिनेटली डॉक्टर को चेक करें, ठीक है। क्योंकि फिर कुछ चीज़ों को बगैर देखे या बगैर इन्वेस्टिगेट किए पता नहीं चल सकता कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। और इसके लिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं, अपने बच्चे का एक ही डॉक्टर रखें जिसको आपके बच्चे की हिस्ट्री पता हो, मेडिसिन पता हो, कौन कौन सी दी जानी चाहिए। सो इसके लिए आपको अपना डॉक्टर मुआलिज भी बार बार चेंज नहीं करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो जिनकी बर्थडे है उनका हम विश करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले स्पेशल बर्थडे हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं हसन अली, हमारे सिटी 10 पैनल का भी हिस्सा हैं, आप उनको हमारे शो में भी देखते रहते हैं। सो हसन को हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टीम सिटी 10 की जानिब से, सिटी 42 की जानिब से, सिटी न्यूज़ फैमिली की जानिब से आपको सालगिरह की मुबारकबाद, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपकी। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन जी। अच्छा जी, हमने अपनी बर्थडे लिस्ट की तरफ आना है, लेकिन इससे पहले जी हम आपको बारहा ये याद दहानी कराते रहते हैं कि ये स्पेशल सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप लोगों को स्पेशल फील कराने के लिए है। सो जिस किसी की भी बर्थडे है आपके घर में, फैमिली में, बहन भाइयों की, दोस्ती, तो आप उनको स्पेशल फील कराना चाहते हैं तो ज़रूर हमें पिक्चर्स भेजें अपने नाम के साथ और आप प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। हम आपकी बर्थडे को भी ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे और आपको भी ऐसे विश करके मज़ीद स्पेशल फील कराएंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शेख कामरान की आज सालगिरह है, जोहान की सालगिरह है, और इसके बाद जी हुसैन की सालगिरह है, मोहम्मद होंजिला की सालगिरह है जी। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे, आप हमें पिक्चर्स भिजवा दें, कल के प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। आगे बढ़ेंगे जी। सैटरडे संडे सभी लोग शिकायतें करते हैं कि रेट बहुत ज़्यादा थे सब्जियों के। सो क्योंकि ये 2 दिन सबकी कोशिश होती है पूरे हफ्ते के लिए लहसुन अदरक प्याज खरीद के रख लें, तो आज हम आपको रेट लिस्ट आज की बताएंगे, क्योंकि मंडे को 2 दिन के गैप के बाद जब लोग मंडी जाते हैं तो रेट लिस्ट नहीं आ जाती है जी। तो आज के रेट क्या हैं, आज के भाव में देखेंगे। फरीहा हमारी रिपोर्टर इस वक्त ओपन मार्केट में मौजूद है, रेट लिस्ट उनके पास है। ओवर टू यू। जी बिल्कुल है ना, इस वक्त मैं मार्केट में मौजूद हूँ। सब्जियों की कीमतों पे जो है उसमें इजाफा देखने को नज़र आ रहा है, साथ ही साथ जो सरकारी नरखनामे हैं उस पर भी अमल दरामद जो है वो नामुमकिन का सा हो चुका है। मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियों की कीमतें मौजूद है, तो सबसे पहले बात करेंगे सब मसाला जात के हवाले से। प्याज की सरकारी कीमत 35 रुपये ओपन मार्केट में 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसन की सरकारी कीमत 260 ओपन मार्केट में 300 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 370 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 420 से 430 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम बात करें कुछ मौसमी सब्जियों के हवाले से, तो सरकारी रेट और मार्केट में भी जो है उसमें तकरीबन 20 से 30 रुपये का डिफरेंस देखने को नज़र आ रहा है। मेथी की सरकारी कीमत 60 रुपये ओपन मार्केट में 80 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। बैंगन की सरकारी कीमत 45 रुपये ओपन मार्केट में 60 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। फूल गोभी की सरकारी कीमत 30 रुपये ओपन मार्केट में 60 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 40 रुपये ओपन मार्केट में 70 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। भिंडी की सरकारी कीमत 170 रुपये है, ओपन मार्केट में 200 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। करेले की सरकारी कीमत जो है वो 104 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 120 में फ़रोख्त हो रहे हैं। टिंडों की सरकारी कीमत 200 रुपये ओपन मार्केट में 250 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। पालक की सरकारी कीमत 25 रुपये ओपन मार्केट में 40 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। ऐसे में आम आदमी सफ़ेद पोश तबका खासा परेशान है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में जहाँ हर चीज़ महंगी होती जा रही है, दालें हो गया, गोश्त हो गया, वहीं सब्जियां कुछ सस्ती थी, लेकिन इस पर भी सरकारी रेट पे अमल दरामद जो है वो मुमकिन नहीं हो सका, जिसके बायस जो है शहरियों को थोड़ी महंगी सब्जियां खरीदने पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी सेम टाइम पर। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।